जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है कि नाज़नीन बानो बनी है नैन्सी गोस्वामी और उसने दीपक संग मंदिर में फेरे ले लिए हैं। क्या ये सारा वीडियो है? तो आफ्ताब ने श्रद्धा को कैसे मारा, 35 टुकड़े करके उसने जंगल में फेंका। मोमिना जो है, मुस्लिम लड़कियां जो है वो अगर हिंदू बनेंगी तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो लगाता हूँ स्क्रीन पर, और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यूज जरूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। प्यार के लिए नाज़नीन बानो नैन्सी गोस्वामी बन गई है। गुना जिले की नाज़नीन और दीपक एक दूसरे को प्यार करते थे। करीब 2 साल पहले टिकटॉक के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। दोस्ती प्यार में बदली तो 6 महीने पहले बिना बताए घर से भाग गए। लड़की की इच्छा पर लड़की के घर वालों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उनकी शादी करवा दी है। मैंने मेरी खुद की मर्जी से, किसी के बहकावे में, किसी की जोर जबरदस्ती में आके नहीं, मेरी खुद की मर्जी से शादी की है। इनके परिवार वालों ने मुझे बहुत अच्छे से अपना लिया है। मैं पुलिस प्रशासन से मैं सिक्योरिटी की मांग करती हूँ, बस मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अब लड़की अपने ससुराल में ही रह रही है। उनके पिताजी को हमने यहाँ मंदसौर बुलवाया और यहाँ पूरे वैदिक पद्धति से उसके संस्कार हुए। बच्ची ने सनातन धर्म अपनाया और उनका विवाह भी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ है। मंदसौर जिले में 6 महीने में ये 5वां मामला है जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाज़नीन बानो सनातन धर्म स्वीकार कर नैन्सी गोस्वामी बन गई है। नाज़नीन बानो ने गुरुवार 17 नवंबर 2022 को गायत्री मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दीपक गोस्वामी के साथ 7 फेरे लिए। नाज़नीन गुना जिले की रहने वाली है। दोनों 2019 में टिकटॉक के जरिए मिले थे। नैन्सी की उम्र 19 साल है और दीपक 22 वर्ष के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुना जिले के कुंभराज में रहने वाली नाज़नीन बानो के अब्बा का नाम मोहम्मद जफर है। नाज़नीन को 2019 में टिकटॉक पर दीपक पसंद आ गए, जिनके पिता का नाम विट्ठल गोस्वामी। इसके बाद वह उन्हें वहां फॉलो करने लगी। नैन्सी 9वीं तक पढ़ी है, वहीं दीपक कॉमर्स में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। किसी ऐप के जरिए दोनों की दोस्ती हुई। कुछ समय बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। युवती के घर वालों को जब इस बारे में पता चला तो इसका विरोध करने लगे, पर दोनों शादी कर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। इसलिए वे 6 महीने पहले 13 मई 2022 बिना बताए घर से भाग गए। लेकिन अलग अलग धर्म होने से वजह से दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले लड़के ने अपने परिवार से संपर्क किया और उन्हें बताया कि नाज़नीन सनातन धर्म अपनाना चाहती है। इसके बाद युवक के पिता ने मंदसौर के चैतन्य सिंह राजपूत, जो कि पहले जफर शेख थे, उनसे संपर्क किया। फिर गुरुवार रात विधि विधान से गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अपनाकर नाज़नीन नैन्सी गोस्वामी बन गई। फिर दोनों ने 7 फेरे लिए और विवाह के बंधन में बंध गए। बता दे, मंदसौर में हाल में कई मुस्लिम हिंदू बने हैं। इस साल 27 मई को शेख जफर कुरैशी ने विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाते हुए घर वापसी की थी। अब वो चैतन्य सिंह राजपूत बन गए हैं। यह जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की थी। इसके बाद मंदसौर में ही एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू युवक से शादी करके सनातन धर्म अपनाया था। जोधपुर की इकरा ने इशिका बनकर 9 सितंबर 2022 को गायत्री मंदिर में विधि विधान से घर वापसी की थी। इस शादी को चैतन्य सिंह राजपूत ने ही संपन्न करवाया था। 30 सितंबर को मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले मोहम्मद निसार ने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया था। मोहम्मद निसार हिंदू धर्म अपनाकर अब सोनू सिंह बन गए हैं। उन्होंने 8 साल पहले हिंदू युवती से शादी की थी। हाँ, अभी तो उनकी भी जांच होनी है जोशी जी। शायद कोई क्राइम एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहा होगा कैसे ढीला हो जाए और उसे दोषी ठहराया जाए। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। सवाल यह है कौन सी आइडियोलॉजी बुक से इंस्पायर था। वो एक ही है सर पूरी दुनिया में, काटपीट की। नितिन सर को भी सुन बाकी कहीं नहीं लेते हैं, मिलेगा। बहुत जरूरी है इनको सुनना। एक आध 2 कमेंट और लेंगे, शायद कुछ लोगों के कमेंट है, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा भैया आशीर्वाद। रोहन मिश्रा जी कितने फ़ी, क्योंकि ये लाइव फ्री नहीं। हाँ बिल्कुल मुकेश जी धन्यवाद। चलिए तो कुल मिलाकर ये बात हो गई। और ये तमाम सारी चीज़ें वो करता रहा। इस बीच में खाना खाता रहा। और सबसे पहली बार जब वो निकला तो 2 दिन बाद जब उसने पूरा ठिकाने लगा दिया था ना, फ्रिज के अंदर भर दिया, पलटा पलटी चल रही है, तब सबसे पहली बार निकला। छोटा मांस का टुकड़ा लेकर निकला, ज़्यादा बड़ा नहीं। पिट्ठू पीछे वाला जो बैग होता है उसमें, जो स्टूडेंट वाला बैग होता है, उसको डर इस बात का था कि पुलिस ने अगर रोक लिया तो क्या करेंगे। और इन सबको ठिकाने लगाने के लिए एक चीज़ और लाया वो, जो कल मैं बताना भूल गया था आपको। काले कलर की पॉलीथीन बैग्स, गार्बेज बैग जो मिलती है ना, वो काले कलर की, ब्लैक कलर की, उसमें अंदर दिखता नहीं क्या है। तो ये छोटा पीस इसलिए लेकर गया था कि अगर पुलिस उसको रोक भी लेगी कहीं तो उसमें तलाशी लेगी तो ये बोल देगा कि इसमें मीट है,
क्योंकि ऊपर से दबा के देखेगा ना आदमी, खोलकर तो देखेगा नहीं, खोलकर देखेगा तो फंस ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पीस लेकर गया था कि अगर किसी ने रोक लिया तो बोल दूंगा मीट है, मैं घर ले जा रहा हूँ अपने, मैं खरीदता वो लेकर जा रहा हूँ, तो उसमें बच जाऊँगा, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर के पॉलिथीन में किसी को शक भी नहीं होगा, ऊपर से किसी ने दबा के देख भी लिया तो हाँ, पुलिस वाले अक्सर ऐसा देखते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है ना, कि जो सारे लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं और तमाम सारे लोग, जब पुलिस हमको रोकती है रात में तो हमको बड़ा गुस्सा आता है और हमको इस चीज़ को लेकर बड़ी आपत्ति होती है, पुलिस रोक रही है, चेकिंग कर रही है, हम क्या चोर हैं। एक बात बताइए, इस बंदे को जिस रूट पे गया वहाँ कहीं भी पुलिस नहीं मिली, इसको किसी ने नहीं रोका। अगर इसको रोक लिया होता तो क्या आपको लगता है कि ये 6 महीने बाद आज जो इतना मुश्किल केस हो गया उस समय मुश्किल होता? नहीं होता। तो आज आप बताइए, क्या पुलिस का रोकना सही है या नहीं है? क्या पुलिस को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? मैं कहता हूँ हर एक गाड़ी को, लाल बत्ती वाली गाड़ी को भी रोकना चाहिए। अब तो गिनी चुनी है ही नहीं लाल बत्ती लोगों के पास, उसको भी रोककर उसकी भी चेकिंग पूरी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस दिन चेकिंग हो गई होती, रात में निकलता था 2 बजे, उसको मालूम था रात के 2 बजे तो पुलिस वाले भी सो जाते हैं। क्योंकि यूजुअली जो गश्त जो होती है ना, देखिए ड्यूटी समझ लिए, ड्यूटी समझिए आप, ड्यूटी जो चलती है वो चलती 8-4, 4-12 और 12-8, ठीक है ना। 8-4 यानी 8 बजे से 4 बजे वाली, ठीक है ना। 9 बजे से 5 बजे भी का रोल कॉल होता है, तमाम सारी चीज़ होती है। फिर दूसरी चलती है 4-12, शाम की 4 बजे से 12 वाली, और तीसरी चलती है 12 बजे से सुबह 8 बजे तक की। अब बेसिकली क्या होता है, जो 12 रिलीवर जो होता है ना, पुलिस में इतने लोग नहीं है कि वो 3 शिफ्ट में चल पाए। तो यूजुअली पुलिस की ड्यूटी आप ज़्यादातर देखेंगे 2 शिफ्ट में चलती, 12-12 घंटे की आदमी ड्यूटी करता है ना। और ऑफिशियली करता है, अनऑफिशियल नहीं है कोई। अब वो बेचारा बंदा, कोई बंदा अगर मान लीजिए सुबह 10 बजे ड्यूटी पे आया, 9 बजे आया, तो वो 9 बजे चला जाएगा, 9 या 10 बजे तक खींच लेगा। 10 बजे एक नया बंदा आया उसकी जगह, उसी चेक पोस्ट पर। अब वो बैठा, उसने 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक तो उसने ड्यूटी बजाई। अब उसको नींद आएगी, झपकी आएगी, तो चौकी में जाके यूजुअली क्या होता है, बाहर खड़े रहने की जगह चौकी में जाके सो जाते हैं। यूजुअली ह्यूमन है, ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए कि आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा होता है। तो 2 बजे से जो 4 बजे का टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग टाइम होता है। इसी समय जो है पुलिस का गश्त कम होती है, इसी समय पुलिस कम होती है, और ज़्यादातर चोर इसी समय का उपयोग करते हैं, 2 से 4, है ना। तो 2 से 4 जो है ये चलता है, और ये तमाम सारी चीज़ें जब लगातार चलती हैं तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। इसने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और सीधे जो है 2 बजे निकला। 2 बजे निकला तो कोई पुलिस वाला नहीं मिला। 1 बार इसने निकला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसकी हिम्मत बढ़ती चली गई, माल बढ़ता चला गया, और जाकर खटाखट फेंकना शुरू। अब जब फेंका तो इसकी मर्डर जो हुआ कौन सी तारीख को हुआ था? फ्रिज लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 18 मई को। 18 मई यानी सोच लीजिए कितनी गर्मी, 48 डिग्री, दिल्ली का बता रहा हूँ, 47-48 डिग्री, 47-48 डिग्री में इसने जो मास्क के टुकड़े फेंके हैं, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसमें अब कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो सड़कें बर्बाद 2-3 दिन में पूरा एकदम खत्म हो गया होगा, सारे टिश्यूज उसके फट चुके होंगे सड़कर, इतनी गर्मी में। उसके बाद जहाँ उसने फेंका वहाँ जानवर होंगे, जानवर भी खा गए होंगे, वो हड्डियाँ मिलेंगी, अभी कुछ हड्डियाँ मिली हैं, वो उसकी है नहीं, वो एक अलग बात है। तो ना तो टिश्यूज उसमें मिलेंगे ना कुछ मिलेगा, हड्डी में यदि उसकी हड्डी मिल गई तो उससे ज़रूर उठ जाएगा, है ना। पर अब वो देखने वाली बात है कि उसने एसिड में पिला कर हड्डियों को निकाला, कैसे किया, बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद ये साबित नहीं हो पाएगा कि ये मर्डर इसने किया। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ से तो छोड़ के चली गई थी पुलिस ने, इसका किसी और ने गैंगरेप कर लिया, किसी और ने इसको उठा लिया, किसी ने इसको मार दिया, पुलिस ने प्लांट कर दिया, मुझे जबरदस्ती फंसा दिया, मुझसे साइन करा लिया, मुझसे बयान दिलवा दिए, है ना। तो ये साबित नहीं होगा जब तक तब तक कि इसके कमरे से, इसके वहाँ से खून के निशान, इसके वहाँ से कुछ ऐसा मिले जिससे स्टोरी कोरोबोरेट की जा सके, स्टोरी को जो है बनाया जा सके पूरी, कि हाँ ये इसने ही मर्डर किया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होने चाहिए, ठीक है ना। सर अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर इसकी हिम्मत थी, ये इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। खैर, और सिर्फ खाना नहीं खा रहा था साहब, इसका मर्डर के बाद आप देखिए इसकी हैवानियत देखिए। श्रद्धा के बाद आफ्ताब ने बना ली थी 20 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड, ज़्यादातर घर आई, कई से थे नज़दीकी संबंध मतलब सेक्स किया था कईयों के साथ, लगभग सभी के साथ किया होगा, फ्री में थोड़ी बुलाएगा किसी को कोई। तो 20 नई गर्लफ्रेंड बना ली, 4 पहले वाली जो हमने आपको दिखाई थी, और 20 नई, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं, ये कैमरा पकड़ के फोटो खिंच गई, वो छपरी टाइप बाल कटवा ली, इस तरह की लड़कियाँ ज़्यादा लड़के पसंद करती हैं इस तरह के। तो इसको बड़े आराम से मिल भी गई, अपने आप को इसने कुछ तो बता भी दिया होगा, मैं फलाना हूँ, दिखाना हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। तो बहरहाल खूब लड़कियाँ मिल गई इसको, 20 लड़कियाँ मिल गई, 20 के साथ इसके संबंध भी रहे। अभी वो 20 लड़कियाँ कौन है, कितनी जिंदा कितनी मर गई, ये देखना पड़ेगा। पिछली 4 वो कहाँ है, वो जिंदा या मर गई या उनकी लाश। इस सब के बीच में जब इसने ये सारा किया ना, जब ये टुकड़े फेंकता था, तो ये बहुत समझदारी के साथ एक काम और करता था कि डेली न्यूज़ चेक करता था, पूरी डेली सारे मोबाइल के ऊपर देखता था, ऑनलाइन अखबार पढ़ता था, और देखता था कहीं कुछ ऐसा है क्या कि ह्यूमन लाश के टुकड़े मिले या ह्यूमन शरीर के कहीं टुकड़े मिले, ऐसा कोई न्यूज़ तो नहीं आई है। तो ये चेक करता रहता था आराम से, और जब वो कहीं नहीं आया तो आराम से अपना ऑर्डर किया और मस्त अपना खाना मंगवा के खाता रहता है, लड़कियों को बुलाता रहता है, अपनी जो है अपनी भूख मिटाता रहता है उनसे, लड़कियों से भी, उनको नोचता खसोटता रहता। तो इसका यही, ये राक्षस अपने आप में इतना खतरनाक राक्षस आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें करता रहा, और इस बीच में गर्लफ्रेंड भी बनाता रहा, उनको भी बुलाता रहा, बड़ा समझदारी के साथ इसने काम किया। अब सवाल ये उठता है कि फिर इसको पकड़ा कैसे गया, है ना, उस पर भी आएंगे। विद सच प्लानिंग क्रूरटी दिस सीम्स नॉट टू बी फर्स्ट टाइम। वैभव गुप्ता जी, हो सकता है फर्स्ट टाइम ना हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। तो खैर इस सब के बीच अब पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है, वो चैलेंज ये है कि पुलिस पकड़े तो पकड़े कैसे, कहाँ से लाए। पहली बात तो लाश के टुकड़े, वो कहाँ से मिले, पूरी लाश हमको चाहिए, पूरी नहीं मिले तो चलो टुकड़े मिले, टुकड़े मिले तो उनका DNA मैच होना चाहिए, वो वही टुकड़े हैं या नहीं है। अब लाश या मांस तो मिलने से रहा, अब अगर कुछ मिलेगा तो हड्डियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। अब वो हड्डियाँ किसकी हैं कैसे मालूम चलेगा,
उन्हीं की है या किसी और लाश की। अगर वो किसी और की निकल आई और ह्यूमन, अगर मान लीजिए फॉरेंसिक में गई, उन्होंने बोला साहब ये है तो ह्यूमन, पर ये श्रद्धा की नहीं, तो नया कांड शुरू हो जाएगा, फिर पुलिस के लिए और मुसीबत हो जाएगी, ढूंढो। तो ये अपने आप में बड़ा खतरनाक मोड़ पर भी केस चल रहा है। तो बहरहाल कुछ टुकड़े मिले हैं, पुलिस झक मार रही है, जाकर ढूंढ रही है, परेशान है पुलिस बेचारी, करे क्या। 13 टुकड़े बरामद, 22 की तलाश। अब तक श्रद्धा के शव का कौन कौन सा हिस्सा मिला? तो साहब 13 टुकड़े मिले, जो मिले हड्डियां हैं, और ऐसा मान रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ऐसा मान रहे हैं उसने निशानदेही करी। मैंने, अच्छा दिक्कत कहाँ आ रही है जरा समझिए, कि आप इसको मार पीट लो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो गया रात में फेंकने। उसका कहना मैंने रात में शायद यहाँ कहीं फेंका था। आप भी समझते हैं अगर आपने भी कोई चीज़ फेंकी होगी तो दिन में आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, और जंगल में इतना आसान नहीं होता। तो कह रहा मैंने यहाँ फेंका, वहाँ फेंका। अब उस पूरे जंगल को, इतना लंबा चौड़ा जंगल है महरौली का, उस पूरे को तलाशना और उसमें से हड्डियाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी निशानदेही पर प्रयास चल रहे हैं, कोशिश कर रही है पुलिस। पुलिस के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क है ये, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, कि सबसे ज़्यादा गाली इसमें पुलिस को ही पड़ने वाली है, पर पुलिस बेचारी कुछ कर नहीं सकती। तो बहरहाल इसमें अब तक जो है 13 टुकड़े मिले, 22 और चाहिए। 13 मिले, 35 टुकड़े थे ना, तो 22 और चाहिए। दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और सड़े गले हैं। अब हड्डियां इंसानी शरीर की हैं या नहीं, ये भी अभी छानबीन करनी पड़ेगी। अभी जाएगा फॉरेंसिक में तब मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो सबूत कहाँ से लाए पुलिस? पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत वाला काम है। चलिए, जो हड्डियां मिली हैं, दावा किया जा रहा है कि ये हड्डियां श्रद्धा के शरीर के पिछले हिस्से की हो सकती हैं। इनमें भी एक बड़ा बॉडी पार्ट पिछले हिस्से से रीढ़ की हड्डी के नीचे का है। पुलिस इन भी हड्डियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए FSL भेज दिया, ठीक है ना। तो कूल्हे की हड्डी हमने कल ही आपको बताया था। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी अभी तक नहीं मिली। रीढ़ की हड्डी कहाँ गई? बड़ी मजबूत होती है, उसको कैसे तोड़ा होगा इसने भाई? छेनी हथौड़ी से तो लोग ऑपरेशन करते हैं। हड्डियों का कभी ऑपरेशन देखा? कभी देखिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह से ऑपरेशन होता है। डॉक्टर्स छेनी हथौड़ी जैसे हथौड़ों से इस्तेमाल करते हैं, धाड़ 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 हड्डी बैठाने के लिए। दिल दहल जाएगा आपका, आप कभी ऑपरेशन नहीं कराओगे हड्डी का, ठीक है ना। तो ऑर्थोपेडिक्स का कोई देख लीजिए। तो कटिंग का हथियार नहीं मिला अभी तक, है ना। तो कुल मिलाकर यह है। अब सवाल ये उठता है कि चलिए, ये जो हड्डी मिली, मान लीजिए कि ये हड्डियाँ इसकी हैं, और जो है इससे साबित हो जाए कि इसकी, तो ये साबित कैसे होगी मर्डर इसने किया? क्योंकि कमरे के अंदर जो है निशान खून के नहीं मिलेंगे, उसने एसिड से साफ कर दिया। फ्रिज को उसको मालूम था, वो लगातार इंटरनेट के ऊपर इन चीज़ों को पढ़ रहा था कि कैसे पकड़ते हैं फॉरेंसिक वाले। उसने बाकायदा फॉरेंसिक के पेजेस सर्च किए और ये देखा फॉरेंसिक वाले कैसे उठाते हैं। फ्रिज को उसने पूरी तरह से उसने एसिड से धो डाला, एक बार नहीं कईयों बार। जितनी बार वो पीस निकालता था उतनी बार वो साफ करता था। तो फ्रिज में से कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल है, कमरे में से कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल है। पुलिस की किस्मत बहुत अच्छी होगी तो शायद कहीं किसी कोने में कुछ एक छोटा सा कण शायद मिल जाए, और अगर मिल गया तो उससे वो लेकर आना बड़ा मुश्किल होगा। DNA निकालना, तमाम सारी चीज़ें करना, ठीक है ना। तो ये है, किसी ने बोला CBI को हैंडओवर नहीं, पुलिस खुद ही नहीं करेगी हैंडओवर, क्योंकि उसकी साख का भी सवाल है। पुलिस जब इसका CBI को हैंडओवर करने का मतलब होता है कि आपकी साख खराब है, आप इस केस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी बहुत बदनाम है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहेगी कि इस केस को हम सॉल्व कर लें, पूरी वाहवाही लूट लें, है ना। लेकिन इसमें दिक्कत देखिए कि अगर छूट गया तो वाहवाही की जगह गालियाँ बहुत पड़ेंगी दिल्ली पुलिस को, है ना। थोड़ी बहुत क्रिमिनल साइकोलॉजी जानता हूँ, ये काम इसके अकेले का नहीं हो सकता। ये शर्मा जी कहते हैं नहीं, फिलहाल तो अकेले का ही नाम आ रहा है, और लोग होंगे साथी तो वो भी ढूंढा जाएगा, है ना। खैर मिले तो मिले कहाँ, ठीक है। जो शुरुआती बयान जो था, वो शुरुआती बयान इसने जो दिया कि श्रद्धा तो मेरे यहाँ से छोड़ के चली गई है, ये इसका बयान था। लेकिन सबके बीच में अब एक नई थ्योरी चल रही है, और कई सारे चैनल भी इस थ्योरी को लेकर चल रहे हैं। अब आप जरा, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस भी इस बात को लेकर हैरान है, और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इस पर भी अपन बात करेंगे। पर पहले न्यूज़ देखिए। श्रद्धा मर्डर केस, आफताब ने किया था श्रद्धा की खोपड़ी का मेकअप, नार्को टेस्ट करवा सकती है पुलिस नार्को टेस्ट करवा सकती है। श्रद्धा ने भैया उसके जो है खोपड़ी का मेकअप करता था। अच्छा ठीक, नार्को की बात हो रही है, ठीक है। तो नार्को की बात क्यों हो रही है? नार्को की बात सर इसलिए हो रही है क्योंकि कभी श्रद्धा के कटे सिर का मेकअप करता, कभी गुस्से में थप्पड़ मारता था आफताब। यह आफताब ने बयान दिया पुलिस को, लेकिन पुलिस इस बयान को मान नहीं रही है। ये बहुत खेला खाया आदमी है। पुलिस नार्को कराने की बात क्यों कर रही है? क्योंकि पुलिस को मालूम है बहुत खेला खाया। अगर इस बयान को पुलिस ले लेती है, अगर इस बयान को पुलिस लिखती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये साइको किलर है। जैसे बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने साइको किलर लिखना चाहिए। अगर साइको किलर आप कह दोगे तो छूट जाएगा, उसको इलाज के लिए भेजा जाएगा, 2-4 साल वो पागल खाने में रहेगा, 5 साल वहाँ से निकल कर बाहर आ जाएगा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये साइको किलर नहीं है, ये बहुत ही स्मार्ट किलर है जो पुलिस को भी बेवकूफ़ बना रहा कि कभी मैं मेकअप करता था फिर उसको थप्पड़ मारता था। कोई लाश के मेकअप करेगा बताइए? तो ये झूठ जो चला रहा है, ये पुलिस को कंफ्यूज कर रहा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब दे रहा है ना, तो उस कॉन्फिडेंस से तो पुलिस की खुद की पतली हो रखी है। पुलिस को खुद को नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये इतने कॉन्फिडेंस से जवाब कैसे दे सकता। दुनिया का कोई क्रिमिनल इतना कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे सकता, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है जिनसे मेरी बात हुई। एकदम हमने बहुत देखे, पर ऐसा पोल खोलने के बाद अच्छा ढीला पड़ जाता है। बोले इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कमाल है, क्या वाकई में फर्क नहीं पड़ रहा? तो ये जो प्रयास हो रहा है ना कि ये पागल है, पागल बताने का, नहीं, ये पागल बताने का प्रयास करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पागल बताकर ही धीरे से निकल आएगा। किसी ना किसी ने तो उसको फीडबैक दिया है कि कल को तुम पकड़े जाओ तो ऐसा बोल देना, बाकी वो कोई ना कोई रिहाई मंच आ जाएगा तुमको छुड़वाने। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों के संपर्क में था। जिन लोगों के संपर्क में था उनसे भी पूछताछ होनी आवश्यक है, और यदि उनका इसमें रोल है तो उनको भी इसमें लाने की आवश्यकता है।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे मंच खुल रखे हैं जो कहते हैं हम तो क्रिमिनल्स को छुड़वा लेंगे अगर हमारे धर्म का है ना। तो ऐसे तमाम सारे हैं साहब, रिहाई मंच फलान ढिकान। तो भाई इसको ये समझदारी किसने दी है कि तुम अपने आप को साइको किलर बता दो, तुम अपने आप को पागल जैसा बता दो कि मैं मेकअप करता था, फिर ये करता था, फिर वो करता था। मेकअप कौन करेगा? चलिए 1 मिनट के मान लेते हैं इसने ऐसा किया। मेकअप कौन करेगा? जो बेहनता किसी से प्यार करता हो, वो लाश का मेकअप भी करेगा, वो लाश को अपने पास रखे भी रहेगा। जाने ऐसे होते हैं केस, है ना। वो मर्डर नहीं कर सकते, वो मरे हुए की लाश को भी नहीं जाने देते, पुलिस से भी लड़ लेते हैं, नहीं, है ना। वो मेकअप करे तो समझ में आता है, ये सवाल ही नहीं उठता कि मेकअप करे, क्योंकि इसमें तो 20 लड़कियां और उस समय के अंतराल में उसी बेड पर बुलाकर सुला ली अपने साथ में। हम तो कल तक एक ही सोच रहे थे, यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। खैर, तो ये तमाम सारी चीज़ें कि भाई कि अब इसको कैसे देखा जाए। खैर, तो फिर क्या हुआ? तो क्या ये एकदम से हुआ? अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि भाई एकदम से झगड़ा हो गया। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग डेली जुड़ते हैं, जो नए जुड़े हैं और जो डेली जुड़ते हैं, लाइक कर लो जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक। तो अब जो है इस सब के बीच में क्या ये जो बताया जा रहा है एकदम से हो गया? क्या ये एकदम से हो गया कि भाई दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े में ऐसा हो गया? देखिए, दो चीज़ों को समझिए आप, दो चीज़ों को समझिए। यदि कोर्ट में मामला जाता, मैं कोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, कोर्ट में मामला जाता है, बता दें मेकअप कर रहा था, फिर थप्पड़ मारता था, फिर मुस्कुराता था, फिर उसे पप्पी लेता, फिर ये करता था, तो मतलब मैं पागल था। तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगी? यार ये इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसको पागल खाने भेजो, 2-4-5 साल की सजा काट के आ जाऊंगा, बरी हो जाऊंगा। दूसरी बात कि झगड़े में हुआ, एटेंडम हुआ, उसने मुझको मारा, मैंने उसको मारा, तो मतलब झगड़ेबाजी में हुआ, सेल्फ डिफेंस में मर गए, 2-4-10 साल की सजा होगी, बाहर आ जाएगा, फांसी नहीं होने वाली इसको। तो झगड़े वाली एक जो थ्योरी है ये भी चलाई जा रही है, लेकिन एक्चुअली झगड़ा नहीं हुआ। इसने तैयारी बहुत पहले से फुल प्रूफ मर्डर की करी थी। मेहरौली हत्याकांड, श्रद्धा को 10 दिन पहले ही मार डालने वाला था आफ्ताब, लेकिन 10 दिन पहले मार डालने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। और इसने खुद ने खुलासा किया है, किसी और ने नहीं, कि मैंने उसको 10 दिन पहले ही मारने की योजना बना ली थी, लेकिन उसके रोने से झिझक गया था, रोने पीटने लगी ऐसा वैसा, तो उसका दिल जो है थोड़ा सा वो हो गया। अब क्या कारण था? रोने की वजह से था या कोई और कारण था, या फिर इसके पास एटीएम के पासवर्ड नहीं थे इस वजह से रुक गया कि अभी रुको, पहला फुसला के पहले एटीएम के पासवर्ड, ये तमाम सारे पासवर्ड तो ले लूँ, ठीक है ना। तो प्लानिंग तो पहले से थी, सीरीज पूरी देख रखी थी, प्लानिंग थी, कैसे मारना है मालूम था, सब कुछ क्लियर था। तो एट्रेंडम तो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये चला रहे हैं कि साहब एट्रेंडम एकदम से हो गया, ऐसा नहीं। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि यार ये तो साइको किलर है, ये इस तरह से करता था, लाश का मेकअप करता था, वेब सीरीज देख देख के ना जाने कहां से उसको ये प्लान आया, और ऐसा उसने, और उसके बाद मारने के बाद, पीसेस ठिकाने लगाने के बाद, साफ सफाई करने के बाद 20 और लड़कियों को फंसाया। और ना जाने कौन वो लड़कियां हैं जो इन ऐसे दरिंदों के चक्कर में पड़ जाती हैं। क्या मतलब ये समाज को हो क्या गया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि भैया क्या हो रहा है। क्या सिर्फ ये होते हैं ह्यूमनिस्ट? अब बात करते हैं कि यार हमें तो मतलब रिलीजन नहीं फॉलो करना है, हमें तो ह्यूमनिस्ट बनना है, ह्यूमनिस्ट में भी इथिस्ट बनना है ना। बल्कि ये तो मोमिन था, ये तो प्योर, मतलब इसको तो बचपन से वो ट्रेनिंग दी जाती होगी कि भैया कैसे बकरे हलाल करता होगा, तो उसे पता है इंसान कैसे मारने हैं। और वेब सीरीज देख देख के तो उसे और भी आइडिया आ गया कि अच्छा कैसे लाश को ठिकाने लगाना है, बता। और ये लड़की इसके चक्कर में आकर अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई थी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अपने पेरेंट्स को जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसको छोड़कर इस दरिंदे के पास आ गई खुद मरने के लिए। और भी 20 लड़कियां उसके बाद इसके चक्कर में फंसी हैं, सिर्फ शारीरिक भूख मिटाने के लिए। क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहा है समाज? भाई मॉरल वैल्यू भी कोई चीज़ होती है, इसीलिए कहते हैं कि भैया सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ते पे मत चलो। मैं कई दिनों से ये कहता हूँ लोगों को, लोग समझते हैं कि मैं तो बस बकवासबाजी कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, है ना, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जब हम बात करते हैं कि यार सत्य की राह पर चलो, सही राह पर चलो, धर्म की राह पर चलो, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी अपने हथियार उठाना सीखो, सनातन धर्म की चीज़ों में आओ। आपने एक भी केस नहीं देखा होगा जहाँ पर हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को फंसाया होगा और उसके फिर 35 टुकड़े करके ऐसे फेंक दिया होगा। घरेलू हिंसाएं होती हैं, वो एक अलग मुद्दे हैं। वो अगर कहीं पे कोई पति अपनी पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देती है, बेटा माँ को मार देता है, ऐसे केस से आते हैं। लेकिन ये जो है ना, इसको आप उस नज़र से नहीं देख सकते। ये जो है ये अलग तरीके का अपराध चल रहा है। ये जो गैर मुसलमान लड़कियों को फंसाना, उनका ऐसे मर्डर करना, और ऐसा समाज में ना जाने और भी कहीं पर हो रहा होगा। नितिन सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि भैया पुलिस जब चेकिंग करती है ना, तब हमें बुरा लगता है, अरे पुलिस आ गई, अरे चेकिंग कर रही है। भाई पुलिस अगर चेकिंग कर रही है ना, तो आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है। जिनको डर लगता है ना, वही लोग उसका विरोध करते हैं। विरोध कौन करेगा? जिसको इस चीज़ से डर लगेगा।
अगर हम बोलते हैं धृति क्षमा दमो रस्ते सोचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, तो लोगों को इससे भी डर लगेगा, अरे इसमें तो सच बोलने की बात की जा रही है, सच नहीं बोल सकता मैं तो झूठ ही बोलूंगा, मैं तो फरेब ही करूंगा, मैं तो लालच ही करूंगा, मैं तो काम क्रोध में काम में तो पड़ेगा ही। 20-20 लड़कियों के ऐसे फंसा कर उसको उसी कमरे में लेके आया, उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर एक लड़की को मार के 35 टुकड़े करके फेंक चुका है ये बंदा। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। अगर सेकुलरिज्म में किसी का भला होता तो बहुत पहले हो गया होता, नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है, इंसानियत का रास्ता, मानवता का रास्ता, और वो है सनातन का रास्ता। सनातन में पूरी दुनिया अगर आज आ गई तो पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। हम तो कन्वर्जन भी नहीं करते, हम तो फोर्सफुली कुछ बोलते नहीं। यहाँ तो फ्री आपको रखा जाता है। यहाँ पर ये नहीं बोला जाता कि आपको पूजा पाठ करना ही करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। प्रकृति की आपको रिस्पेक्ट करनी है। धरती को माँ समझते हैं, आसमान और चांद सितारों को हम भगवान समझते हैं, सामने दिखती हुई चीज़ों को हम भगवान समझते हैं, सूरज को हम अपना देवता समझते हैं। तो जितनी भी मोमिन लड़कियां हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि घर वापसी करिए। और आप हमारे जो स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं वो घर वापसी कराते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।